नाज़रीन, हम आज पहुंचे हैं डायरेक्टर पीडीएम में तारिक मसूद फुल्का के पास, जो अपने धीमेपन और फ़राइज़ मनसबी को दिलजमी से अदा करने के हवाले से जाने जाते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा, आप भी जानिए। अच्छा तारिक साहब, ये जो आप यहाँ तक इस सीट तक पहुँची हैं तो डेफिनेटली इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगी, एफर्ट होगी, फिर इंसान जो है इतनी मेहनत करके आगे पहुँचता है। तो इब्तदा कहाँ से हुई? इब्तदा जी, अगर मेरी लाइफ का देखें तो शुरू में तो जब इंसान स्टूडेंट होता है तो उस वक्त उसको नहीं पता होता कि उसमें डिफरेंट हमारी सोसाइटी में है कि मैंने या हमारे बच्चों ने बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर एक होता है कि जी साइंस पढ़नी है। फिर आगे उसके बाद आगे जो है ना वो एक ओपन फील्ड है, वो हर एक की अपनी दौड़ है कि उसने कहाँ जाना है। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हमने शुरू में एक आइडिया था कि डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, लेकिन जब कॉलेज में गए फिर थोड़ा सा शऊर हासिल हुआ तो पता चला कि डॉक्टर और इंजीनियर ही सब कुछ नहीं है, और भी बहुत सी फील्ड्स हैं। तो अभी स्टूडेंट लाइफ में ही ना मुझे ये पता चला कि एक डिफरेंट वेन्यूज़ हैं। मसलन कॉलेज में पता चला कि स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो भी मशहूर हो जाते हैं, उनकी भी बड़ी अच्छी लाइफ होती है। कोई भी अपनी फील्ड में जो बंदा एक्सेल करता है ना वो मशहूर भी होता है, उसकी रिकग्निशन भी मिलती है, उसको पहचान भी होती है, और वो अपना रोल भी अदा कर सकता है सोसाइटी में। उस वक्त फिर हमने सोचा कि नहीं, अब वो जो पुरानी है ना एक बीटन ट्रैक है कि जी उसको फॉलो करना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है ना, वो कोई ख़ास बात नहीं है। अब हम अपनी मर्जी पे चलेंगे जो करना है। तो फिर हमने अपने सब्जेक्ट ही बदल लिए। किसी दोस्त ने मशवरा दिया, भाई ने या घर वालों ने कहा नहीं जी कुछ और करें? हाँ, दोस्त मिलते थे जब स्टूडेंट लाइफ में हम बैठे होते थे तो फिर मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस होती थी, फ़लाँ ये कर गया, फ़लाँ ये कर गया। तो हमारे यहाँ जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे एक लेक्चरर आए थे नए नए, असलम साहब, गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में जब मैं पढ़ता था। तो कुछ अरसे बाद वो सिलेक्ट हो गए, CSS के इम्तहान उन्होंने दिया हुआ था, सिलेक्ट हो गए, फिर वो AC बन के चले गए। तो उस वक्त हमें पता चला कि अच्छा ये भी एक फील्ड है, यहाँ भी एक रास्ता निकलता है, इस तरह भी जा सकते हैं। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके ना मुख्तलिफ लोगों के साथ जो एनकाउंटर होता है इंसान का, तो बंदा सोचता है उसका एक अपनी ग्रूमिंग हो रही होती है, उस एक्सपीरियंस हासिल हो रहा होता है, डिफरेंट वेन्यूज़ उसको नज़र आने शुरू हो जाते हैं कि इधर भी कुछ हो रहा है, उधर भी हो रहा है, ये रास्ता इधर जा रहा है। तो उस वक्त पता चला कि अच्छा ये भी एक है। तो मुझे याद है एक बार हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आए थे हमारी क्लास में, ऐसे राउंड लेते लेते आ गए हमारी क्लास में। तो उन्होंने ऐसे पूछना शुरू कर दिया कि क्या हो रहा है। उस वक्त MA इंग्लिश की हमारी क्लास थी। तो उन्होंने पूछा भी हाँ जी आपका आगे क्या इरादे हैं जी। हमारा फाइनल ईयर था, तो किसी ने कुछ कहा जी मैं लेक्चरर बनना चाहता हूँ, किसी ने कुछ कहा। तो मैंने कहा जी मैंने कंपटीशन के इम्तहान देना है, तो मैं तो इरादा इस तरफ जाने का है। तो सारों ने ना घूर के मुझे देखा कि ये क्या कर रहा है। अच्छा। तो वो प्रिंसिपल साहब मुझे जानते थे, उन्होंने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया। तो बाकी स्टूडेंट जो है ना वो थोड़ा सा ना मुतासिर होएगा, अच्छा प्रिंसिपल जानते। तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ तारिक, ये बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, तो मुझे उम्मीद है कि ये कुछ करेगा, अपनी किसी फील्ड में निकल जाएगा। उस वक्त उन्होंने मेरी ढारस बंधाई, हाँ ठीक है तुम्हारी इंडिपेंडेंट सोच है, ठीक है, जरूरी नहीं कि जो बाकी लोग कर रहे हैं तुम वही करो जो तुम्हारा। वो बड़े अच्छे हमारे प्रिंसिपल थे, चौधरी अब्दुल हमीद साहब। तो मैंने उस वक्त ही ये सोच लिया था कि मैंने ना कंपटीशन का इम्तहान देना है। अनफॉर्चुनेटली मैं CSS तो नहीं कर सका, लेकिन PMS में आ गया, और इस हवाले से यहाँ इस सर्विस में भी आके अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना रोल अदा कर रहा हूँ। तो CSS जब पहले CSS अटेम्प्ट किया आपने? हाँ, कितनी दफ़ा अटेम्प्ट किया? मैंने इसको 2 दफ़ा किया था। तो कहीं करीब जाके रह गए? बहुत ही करीब। कुछ मार्क्स मेरे बहुत अच्छे आ जाते थे किसी जगह जहाँ मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता था। मसलन इंग्लिश में मेरा इंग्लिश ऐसे में लोग फेल हो जाते थे। मेरे उसमें आउट ऑफ 50 अगर कहा जाए तो मेरे 46 नंबर थे, 90% से भी ज़्यादा। इस तरह उसमें वो एक बड़ा होता था कि ये सबसे मुश्किल है, वो मैं पास कर जाता था। कभी इस्लामियात में फ़ेल हो गया, कभी पाकिस्तान स्टडीज़ में फ़ेल हो गया। हालांकि उसमें मेरा नॉलेज बहुत अच्छा था, लेकिन बस हार्ड लक है, कुछ नहीं। वो होता है ना कि आप 2 दफ़ा, फिर एक होता है या तो आप दिल छोड़ जाते हैं या फिर आप 3rd अटैम्प्ट करते हैं, तो आपने वो क्यों नहीं की? वो 3rd अटैम्प्ट होते होते जब मैं इधर सेलेक्ट हो चुका था
तो यानी इन द मीन टाइम आप प्रोविंशियल भी आपने दे दिया? मीनवाइल भी दोनों मैंने एक ही बार अटेम्प्ट कर दिया ना, 7 पेपर हुए। तो इधर मैं सिलेक्ट हो गया, उधर नहीं हो सका, और फिर अगले अटेम्प्ट के लिए मैं मेंटली तैयार था। उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ का दौर स्टार्ट हो चुका था, तो उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स की थी, उन्होंने एज लिमिट जो है ना वो कम कर दी थी। उस वजह से मैं उस ब्रैकेट में नहीं आ सका और ओवर एज हो गया, अदरवाइज मैं मुकम्मल तौर पर तैयार था। तो इसका दुख होता है? हाँ, कभी कभी होता है कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैंने कर जाना था। मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं कर सकता था, इतनी बड़ी बात नहीं है। ये कोई टेक्निक्स होती हैं, बंदा जो एक्सपीरियंस के साथ साथ लर्निंग होती है तो पता चलता है अच्छा यूँ हो सकता है। बिलोंग कहाँ से करते हैं? मेरा तल्लक सरगोदा से है। डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में एक कस्बा है फरूका। फरूका कस्बा जो है ये हमारी फैमिली के नाम से ही बना है। फरूका हमारी फैमिली है, ये सब कास्ट है आवान की। तो वहीं हमारी, उसके साथ हमारा डेरा है थोड़ा सा फरूका से भी हट के, चूँकि वहाँ हमारे आबा व अजदाद की ज़मीनें थी, तो वहाँ फैमिली की तकसीम दर तकसीम जो हमारे हिस्से में आई वो फरूका से भी थोड़ा बाहर की तरफ है। अच्छा। तो वहाँ से फरूका में जाके पढ़ते रहे, फिर वहाँ से कॉलेज आए, सरगोदा आए, तो फिर यानी जिम्मेदारी के साथ से आप फिर आप यहाँ सर्विस में आए। तो और बहन भाई भी हैं आपके? जी, हम 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं, तो बाकी 2 भाई भी मेरे सर्विस में हैं। अच्छा, वो क्या है? वो इस वक्त, एक का नाम है खालिद मसूद फरूका, वो इस वक्त हैं DG PHA गुजरांवाला, पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के वो डायरेक्टर जनरल हैं। और दूसरे हैं शुजा फरूका, वो इस वक्त असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, और वो फर्दर तैयारी भी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। दुनिया में कहाँ कहाँ सफ़र किया जी? दुनिया में मैंने सफ़र, मेरा फर्स्ट जर्नी तो था वो उम्रा के लिए था, सऊदी अरब का स्टार्ट में, फिर UAE, फिर मुझे वैसे सफ़र का शौक़ है, मुल्क के अंदर भी घूमने का और बाहर भी। फॉर्चुनेटली बाय वर्चू ऑफ माय ऑफिशियल ड्यूटी मुझे मौका मिला जाने का, ऑफिशियल असाइनमेंट के ऊपर थाईलैंड में गया। मुझे जब मैं किसी भी मुल्क में जाता हूँ ना, तो वहाँ जाते ही ना एक सबकॉन्शियस में ना एक कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है अपने मुल्क के साथ। अच्छा। चाहे बंदा घूम रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है ना, फिर भी महसूस होता है कि यार ये सड़क हमारी फ़लाँ सड़क जैसी है, ये जो बिल्डिंग है ना, ये हमारी फ़लाँ बिल्डिंग जैसी है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है मैनेजमेंट का, फ़र्क है सफाई का। मुझे इन 2 चीज़ों से ना मैं बहुत ज़्यादा, फ़ौरन मेरा माइंड इसको ना वो कैप्चर कर जाता है, फ़ौरन डिफरेंस को, फ़ौरन फीलिंग्स के अंदर आ जाती है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। सड़क के ऊपर, वहाँ पे सड़क के ऊपर आपको शॉपर बिखरे हुए, बोतलें डब्बे बिखरे हुए नज़र नहीं आते। इस्तेमाल तो वहाँ भी होते हैं ना, हमसे ज़्यादा होते हैं, टिन, जूस के डब्बे, बोतलें, शॉपिंग बैग वहाँ सड़क के ऊपर नहीं पड़े होते, हमारी सड़कों पे पड़े होते हैं, हमारी बिल्डिंग पे पड़े होते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम डस्टबिन मखसूस कर दें? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम पार्किंग एरिया मखसूस कर दें? दुबई में घूमते हुए आपको कहीं किसी जगह किसी माल के आगे गाड़ी नज़र नहीं आएगी, उनकी ट्रैफिक रवां दवां होती है, उनकी पार्किंग साइट पे होती है। हमारे यहाँ किसी भी माल के सामने चले जाएं, किसी दुकान के सामने चले जाएं, वहाँ तो आधे से ज़्यादा सड़क तो वहाँ जो गाड़ियाँ पार्क होती हैं उन्होंने घेरी होती है। अच्छा तारिक साहब, ये जो मैनेजमेंट ठीक करना है, CSS करके आए जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, एक बहुत बड़ी लॉट है वो, और प्रोविंशियल जो करके आए, ये सारे मौजूद हैं, तो फिर मैनेजमेंट किसने करनी है जब आप ये फ़र्क देखते हैं? मैनेजमेंट हम सब की ड्यूटी है कि हम अपने अपने हिस्से का रोल अदा करें, लेकिन इसमें कहीं से कोई ऐसा लगता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है हमारे अंदर, हमारी प्रायोरिटी में नहीं आता। हम ऐसे लगता है कि हम जैसे कहते हैं ना कि एक डांग टपाओ किस्म का काम कर रहे हैं, ठीक है आज का दिन गुजर जाएगा, हमने ये काम करना है। ओवरऑल हमारे अफसरान में भी एक टेंडेंसी मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो नहीं देखते कि एक अफसर जिस महकमे का इंचार्ज है, उस महकमे में उसका अपना दफ्तर तो ठीक ठाक होगा, उसको पता होगा मेरा AC भी चल रहा है, ये हर चीज़ साफ़ सुथरी है, टेबल साफ़ है, लेकिन अगर वो बार राउंड लगाए तो उसकी एक साइड ऐसी होगी जो एक बड़ी प्लेजेंट एक होती है, उसका अप फ्रंट फेस बड़ा अच्छा लग रहा होता है, अगली साइड छुपी होती है। अगर वो नज़र रखे, हर बंदा ये कॉन्शियसली एफर्ट करे कि तो इसकी जिम्मेदारी आपके ख्याल में ये अफसरशाही है ना, क्योंकि मैनेजमेंट के सारे इख्तियारात तो उनके पास हैं। अफसरशाही भी तरबियत का असल फुकदान है बच्चों में। जब स्कूल में अगर ये चीज़ें स्कूलिंग के दौरान उसके सिलेबस में
ये शामिल कर दी जाएं बच्चों की, और बच्चों को जब वो हम पढ़ाएंगे और वो जब बड़े होके आएंगे तो फिर वो उनके अंदर एक इनबाम एक पैदा हो चुकी होगी। अदरवाइज दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इनबार्न, एक आपके अंदर एक कोई खसलतें पैदा हो जाती हैं, इनकलकेट कर दी जाती हैं। अगर इनकलकेट भी नहीं की जाती तो फिर अगर तीसरा स्टेज आता है जबरन मुसल्लत कर देनी चाहिए। शुरू में वो जबर बनता है, ये मेरी ज़ाती एक ओपिनियन है कि कोई भी चीज़ अगर आपने कोई किसी कौम को समझानी है, उसको उसके ऊपर आपने वो एक ट्रैक देना उसको कि ये करे, तो शुरू में आपको जबर करना पड़ेगा। हमारी कौम इस तरह का है कि जबर करें, सख्ती कर दें कि अगर कोई सड़क के ऊपर कोई डब्बा फेंकता है तो उसका चालान हो जाएगा। सिंगापुर में जैसे है, कोई सिगरेट का एक आप बट ऑफ सिगरेट अगर आप किसी जगह आपको नज़र आता है तो आपको वो फ़ौरन कैमरे के ज़रिए उनको पता चल जाता है किसने फेंका है, उस बंदे को पकड़ लेते हैं, उसको जुर्माना करते हैं। जबर होगा, जब जबर थोड़ा सा चल जाएगा तो फिर वो जबर एक कल्चर बन जाएगा, फिर जबर के बगैर हमारी आदतें उस तरह हो जाएंगी। फिलहाल हमारी उस तरह की आदतें डेवलप नहीं हो रही। अच्छा, कौम पे हमने माजी में देखा बहुत सारे इश्यूज के ऊपर जबर भी हुआ, लेकिन ये मानते नहीं। दो चीज़ होगी ना, तरबियत भी होगी ना, जो बच्चे हैं उनको तरबियत से स्टार्ट करें, जो बड़े हैं उनके ऊपर जबर करें। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो बड़ों के स्टेज पे आएंगे तो वो कुछ चीज़ें सीख चुके होंगे। अगर बच्चों को क्लास में सिखाया जाए कि बेटा आपने टॉफ़ी का रैपर जो है ना, आपने वो डस्टबिन पड़ी है स्कूल में, उसमें फेंकना है, बाहर नहीं फेंकना। वो बच्चे जब किसी रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, किसी पब्लिक प्लेस में घूम रहे होंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे, मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ कि पता चल जाता है कि ये फैमिली कितनी कल्चर्ड है। कि कुछ बच्चे होते हैं वो पूछ रहे होते हैं वालिदान से कि मामा वो डस्टबिन की तरह मैंने ये रैपर फेंकना है। पब्लिक प्लेस पे भी पूछ रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं। और कुछ होते हैं वो उधर ही खाते हैं, केले का छिलका डब्बा उधर ही जहाँ खाते उधर फेंक के चलते रहते हैं। तो ये फर्क तरबियत का है ना। आपका आइडियल कौन है? मेरा आइडियल डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटीज़ हैं। मसलन पहले नंबर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक सबसे आइडियल शख्सियत हैं। अब हम सोचते हैं कि वो तो बहुत ही एक महा शख्सियत हैं, उनको तो आइडियल बनाया जा सकता है, फॉलो नहीं किया जा सकता, उनकी कुछ सलाहियतें तो खुदादाद हैं। तो फिर हम उसको नीचे लेवल पे ले आए तो फिर हिस्ट्री में पढ़ते पढ़ते ना मुख्तलिफ शख्सियात के मुख्तलिफ परताव जो आपको पसंद आते हैं तो अच्छा लगता है। किरदार की मजबूती में, स्ट्रगल में सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत अच्छा लगता है, टीपू सुल्तान अच्छा लगता है। फिर अगर इस तरफ आ जाएं रिसेंट हिस्ट्री में, यानी जंगजुआना किस्म के जो ख्यालात है या टेंडेंसी वो आपकी इनबिल्ट है। अच्छा, इससे हट के एक मेरी एक स्टडी बचपन से ही कहानियाँ और नावल और ये चीज़ें पढ़ के हिस्ट्री बहुत पढ़ी है। फिर अल तगलुल ड्रामा तो आप बड़े शौक से देखते होंगे। आजकल चूँकि ये टाइम ऐसा चल रहा है ना कि बहुत मसरूफियत है, लेकिन वो मेरे लिस्ट में शामिल है कि जब फ्री होगा तो देखूंगा, उससे भी देखूंगा। हाँ जी। अच्छा, ये जो आपने कि आपके आइडियल हैं ये जो लोग हैं, अच्छा इसमें से जो अगर मैं आप करूँगा ज़ाती लाइफ के हवाले से जो जिस का आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा या जिसको आपने सबसे ज़्यादा फॉलो किया, अगर मैं पूछूँ वो कौन है? डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी मेरे आइडियल हैं। जब पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी चीज़ आती है, जब वो होता है तो मैं अपनी ओपिनियन वो बड़ी फ्रैंकली बताता हूँ कि मैं इसको गलत समझता हूँ, ये गलत है, ये ठीक है, ये इसमें मुल्क का ये नुकसान होने वाला है। तो बाज़ दफ़ा मेरी बात को माइंड का किया जाता है, लेकिन मुझे एक फीलिंग होती है कि नहीं ये जो मेरे। अच्छा, हमने किताबों में पढ़ा तारिक साहब बहुत कुछ, बहुत सारे कवानीन, असूल, माशरती खूबियाँ पढ़ी, पर्सनैलिटीज़ के अंदर पढ़ी और नेशंस के अंदर देखी। लोग उसको इनकलकेट भी होती है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है और लाइफ बिल्कुल और तरह नज़र आती है और उन चीज़ों के बिल्कुल मुतसादम नज़र आती है, बल्कि बाज़ बात कंट्रेरी चल रही होती हैं, तो फिर कैसी फीलिंग होती है? और फिर ऐसी पोजीशन में कि जब के पास आपके पास कोई डिसीजन मेकिंग भी हो, अथॉरिटेटिव पोजीशन भी हो और आप उसूल से भी चलना चाहते हो और आगे फिर मुश्किलात हो। दोनों तरह की होती है। एक तो डिटर्मिनेशन पैदा होती है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, करना चाहिए, एक ख्वाहिश होती है, डिटर्मिनेशन होती है, और एट टाइम्स फ्रस्ट्रेशन भी होती है। जब आप चाहते हो, करना चाहते हो, कर सकते हो, आप समझते हैं कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन आगे हालात आपको बढ़ने नहीं दे रहे, तो वहाँ फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन फिर भी ख्वाहिश को मरना नहीं चाहिए,
अच्छा बनने की और अच्छा करने की ख्वाहिश अगर मौजूद रहे ना, तो एक होती है शिकस्त आरजू और एक होती है मर्गे आरजू। तो ये जो होते हैं ना, मर्गे आरजू ये नहीं होनी चाहिए। शिकस्त आरजू होती रहती है तो उससे बंदे को मज़ीद आगे लड़ने को होती है, तो वो पलटना, झपट कर पलटना, वो चीज़ें फिर इंसान, यानी खून गर्म रखने का एक बहाना। तो ये बताएं कि जब फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे ओवरकम कैसे करते हैं? उसमें मुझे एक शौक़ है मुताले का। ओवरकम करने का होता है, एक तो होता है ना कि अगर वो डिपेंड करता है किस तरह की फ्रस्ट्रेशन है, किस लेवल की है, किस बैकग्राउंड की है, तो उस तरह की आगे उसके मिल जाते हैं। कोई ना कोई दोस्तों के साथ बात शेयर कर ली, जिनको पता होता है कि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, इनके अंदर सलाहियत है। या फिर कोई अच्छी किताब पढ़ ली, उस रेलेवेंट उस इशू के ऊपर पता चलता है अच्छा ये फ़लाँ को भी ये मसला पेश आया था, ये इस तरह का, ये मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसा हुआ था। तो डिफरेंट मैं ऐसे फारिग नहीं बैठ सकता, या तो मैं कोई किताब पढ़ना शुरू कर देता हूँ या कोई दोस्तों के साथ कोई बात शेयर कर ली। अच्छा, सर्विस के दौरान जब आप काम कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो आपको लगता है कि ये गलत है, ये नहीं होने चाहिए, लेकिन आपको कहा जाता है जी आपने करना है, तो फिर किस तरह उसको मैनेज करते हैं, उस सारी कंडीशन को? उस सारी कंडीशन को आपके पास दो काम होता है। एक होता है कि आपने ऑनेस्ट इम्पार्शियल ओपिनियन देनी है। ठीक है। ये हमारी सर्विस के एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि आपने जब आपसे व्यू पॉइंट मांगा जाए तो आप उसको विदाउट फियर और फेवर, इम्पार्शियल ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करके आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, अपने सीनियर को दे दें, जो आपसे पूछा जाता है। तो उसके बाद अगर आपकी ओपिनियन मान ली जाती है तो ठीक है, नहीं मानी जाती और अगर ऑफिसर उसके बरअक्स या उससे थोड़ा स्लाइटली मॉडिफाइड किस्म का डिसीजन ले लेता है, तो फिर हमारी ड्यूटी है कि हमने उसको कंप्लायंस देनी है, कंप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट कराना है, चाहे वो हमें पसंद है या नहीं है। तो ये तो हमारा पार्ट ऑफ। शागिल क्या है, कभी सारे वक्त जॉब ही करते रहते हैं कि कुछ ये है कि कुछ और भी वक्त जो है जब निकालते हैं? आजकल तो खैर टाइम बच ही नहीं पा रहा, हमारे आजकल की मसरूफियत इस तरह है। अगर फ्री टाइम हो तो दोस्तों के साथ मिलना बैठना, बुक रीडिंग, डॉक्यूमेंट्री देखना, आम रूटीन की जो चीज़ होती हैं, अदरवाइज फिल्म, फीचर फिल्म, इस तरह की टाइम वो बहुत मैं कम देखता हूँ। जो रिकमेंडेड किस्म की होती हैं, जो दोस्त किसी ने बता दी या फ़लाँ फिल्म बहुत अच्छी आई है, फ़लाँ चीज़ है, ऐसे नहीं कि हर रन ऑफ द मिल जो चीज़ आ रही है वो देखना ज़रूरी है, वाजिब कुछ लोग समझ लेते हैं कि हर नई चीज़ को देखना। मैं ऐसा नहीं करता, वो एक सिलेक्टेड किस्म की चीज़ें अगर कोई रिकमेंड करता है तो देख लेता हूँ। कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने आपकी कामयाब ज़िंदगी जो है, इस वक्त आप एक कामयाब आदमी है, उसको इंश्योर करने में एक रोल प्ले किया? उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। मेरे अपने वालिद मोहतरम, उनका बड़ा एक मेरी शख्सियत के ऊपर अच्छा असर है। वो बहुत ही एक नेक इंसान थे, ऑनेस्टी, और फिर वो किसी का बुरा नहीं मानते थे। कोई नुकसान पहुंचा भी रहा होता था तो हमें मना करते थे, इसको कुछ नहीं कहना, ये अभी इसको समझ नहीं आ रही, बाद में समझ आएगा। यानी गुस्सा, जो गुस्से को एक जज्म करने का एक जो था ना, उनके एक बड़ा अजीब मलका हासिल था। तो वो चीज़ मैंने उनसे लर्न की है कि वो हमें भी कुछ नहीं करने देते थे। कि हमें गुस्सा आता था तो अगले बंदे के नो कहते नहीं, इशारा कर, नहीं कुछ नहीं कहना, इस बेचारे को समझ नहीं आ रही, बाद में से समझ आएगा। और वो वाकई ऐसा होता था, बाद में वही बंदा आके माफ़ी मांगता था कि नहीं वो गलती हो गई, मुझे समझ नहीं आई थी, अब ऐसा हो गया। उनका आपकी ज़िंदगी में अहम रोल है, बड़ा अहम रोल है उनका। फिर मुल्क के हवाले से मेरे कुछ ऐसे अफसरान के साथ काम करने का मौका मिला जो बड़ा अच्छा डिसीजन मेकिंग थे, उनके अंदर एक सलाहियत थी क्विक डिसीजन लेना। बड़ा एक आने वाले कोई इवेंट आने वाला है, उसके बारे में एक प्रीएम्प्टिव मेजर लेना है, फौरी उसको फोरसी करके उससे पहले अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक कर लेना है। तो उस तरह की चीज़ें मैंने, हमारे एक सेक्रेटरी होम रहे हैं खुसरो परवेज़ खान, उनके साथ काम करने का मौका मिला है, वो बड़े अच्छे। अच्छा, ये बताएं कि ये जो इंसान की कामयाबी है, इसमें किसी औरत का भी हाथ होता है? औरत का होता है, इसमें कोई शक नहीं। औरत इंस्पिरेशन और गाइडेंस आपको कहीं से भी मिल सकती है। वो आपकी वालदा हो, आपकी बहन हो, कोई और रिश्तेदार खातून हो, कोई ऐसा नुक्ता, ऐसी कोई बात कर जाए कि आपको अच्छी लगेगी,
उससे हट के आप किसी गली में से गुजरते हुए किसी कोई फकीर भी आपको कोई ऐसी बात कोई और कर रहा होता है, आप यू जस्ट ओवर हियर एक चीज़, तो आपको कोई नुक्ता एक अच्छा लगता है कि अच्छा ये बात भी है, ज़िंदगी का एक ये पहलू भी है। तो औरत हो या मर्द हो, कहीं से भी इंस्पिरेशन और गाइडेंस आ सकती है। खाने वगैरह जो है बहुत सारे लोगों को तो बड़ा अच्छा खाना जैसे कढ़ाई वगैरह ये पसंद होता है, तो आपको किस तरह के खाने जो हैं या कुजिन जो है वो पसंद है? मैं कोई खाने का उस तरह का शौकीन नहीं हूँ कि, लेकिन सादा खाना, मैं बिल्कुल सादा खाना, मैं मुसलसल मीट डिशेस मैं रेगुलर नहीं खा सकता। यानी जिंदा रहने के लिए आप खाते हैं? खाने के लिए जिंदा नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, इस सर्विस में का जो आपका स्टार्ट है वो कहाँ से था, उसकी तफसीलात क्या हैं यहाँ तक आते आते? जी, सर्विस हमने ज्वाइनिंग दी थी तकरीबन दिसंबर 2000 में, तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई जून 2001 में, हमने बाकायदा ड्यूटी स्टार्ट कर दी थी। तो मेरी पहली पोस्टिंग थी फाइनेंस डिपार्टमेंट में बतौर सेक्शन ऑफिसर। वहाँ तकरीबन मेरे गुजरे 2.5-3 साल वहाँ गुजरे। फिर नेक्स्ट पोस्टिंग मेरी हो गई SNJD में बतौर सेक्शन ऑफिसर कैबिनेट 2। वो सारे कैबिनेट मैटर्स प्रिविजलाई की उस वक्त गवर्नमेंट थी, तो कैबिनेट उसके जितने भी इश्यूज होते थे, मीटिंग कराना, उसकी ऑफिसर मिनिस्टर्स की ऑफिस मैनेजमेंट, वो मेरे ज़िम्मे होती थी। फिर वहाँ से होम डिपार्टमेंट में फिर दो एक साल होम डिपार्टमेंट में लगे। फिर वापस दोबारा SNJD में कैबिनेट में आ गया, वहाँ फिर मेरा एक लंबा अरसा रहा। फिर वहाँ से मैं डिप्टी सेक्रेटरी बना, डिप्टी सेक्रेटरी डेवलपमेंट, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के साथ अटैच होता है, सेक्रेटरी INC के साथ। वहाँ फिर मेरे को 3-1 साल वहाँ गुजरे। फिर वहाँ से मैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गया, लास्ट गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी उसके आखिरी 2 साल वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गुजरे बतौर डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन। वहाँ से आगे मेरी ट्रेनिंग आ रही थी, तो फिर मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया। 2-1 महीने के लिए मैं गया था इरिगेशन डिपार्टमेंट में, और साथ मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। ट्रेनिंग के साथ ही जो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो ये पोस्ट एक 19 की यहाँ अवेलेबल थी, तो यहाँ मेरी पोस्टिंग हो गई। अच्छा, ये बताएं कि ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम है, ये तो पहले तो था ये नेशनल लेवल के ऊपर, पूरी एक हमारी डिपार्टमेंट है, तो ये जो प्रोविंशियल है इसका थोड़ा सेटअप बताएं, ये क्या है सब? एक्चुअली तो ये शुरू से ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि एक पुराना डिपार्टमेंट होता था, रिलीफ डिपार्टमेंट इसे कहते थे। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक हिस्सा था। बाद में फिर इसका रिलीफ से बदल के इसका नाम रख दिया। जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो एक्स ऑफिशियो रिलीफ कमिश्नर पंजाब भी होता है, तो उसके अंदर एक मेंबर रिलीफ होता था। मेंबर रिलीफ को DG रिलीफ का नाम दे दिया गया, और फिर DG डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का बन गया। उस जो रिलीफ डिपार्टमेंट था उसका नाम हो गया डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ये इस तरह की ये जो एवोल्यूशन हुआ है ना, ये इसके पीछे एक हिस्टोरिकल लर्निंग हुई है कि ख़ास तौर पे 2005 का ज़लज़ला आया, उसके बाद इसकी ज़रूरत फील गई कि इसकी एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट हो, और उसके अंदर बाकायदा पूरी दुनिया में कुदरती आफात से निपटने के लिए ना महकमे वजूद में आए हैं। ख़ास तौर पे ये अर्थक्वेक और ये सैलाब, और पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। तो पाकिस्तान में ये एवोल्यूशन हुआ। पाकिस्तान में फिर तकरीबन ये 2010 में बना था, एक एक्ट पास हुआ था, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। उसके तहत उस एक्ट के अंदर है कि हर नेशनल लेवल पे एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी, और सूबाई सतह पे प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी। उसकी प्रोविजन के अंदर ये सूबों में, हर सूबे में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP में एक PDMA है, ऊपर NDMA है। ये इनके आपस में बड़ी क्लोज कोलैबोरेशन के साथ हमारे जो होते हैं ऑपरेशन चलते हैं। अच्छा, ये जो आपका है इस वक्त जो सारा भी सिलसिला, इसमें हमें अगर देखें इस वक्त वबा है, जैसे कोरोना है, तो इसको भी आप डील कर रहे हैं? जी, कोरोना को हम डील कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक डिज़ास्टर है। जो भी डिज़ास्टर होगा वो हमारे परव्यू में आता है। अब उसमें हमारा जो रोल है, PDMA का रोल होता है कि उसने कोऑर्डिनेशन करनी होती है। रेलेवेंट जो डिपार्टमेंट है, रेलेवेंट एजेंसीज हैं,
उनके रोल को उसने फर्दर असिस्ट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, उनको आगे डिफरेंट जहाँ उसकी ज़्यादा ज़रूरत है उस तरफ उसकी तवज्जो दिलानी है। कोरोना को अगर सिर्फ कोरोना की हद तक लें तो फिर इसके दो हिस्से हैं, एक है टोटली मेडिकल ये क्लिनिकल साइड, एक है मैनेजमेंट वाली साइड। जो क्लिनिकल साइड है उसको हेल्थ डिपार्टमेंट देख रहा है, जो मैनेजमेंट वाली साइड है उसको पीडीएमए देख रहा है अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस। अच्छा, यानी ये जो डीसी लाहौर है या कमिश्नर लाहौर है, उनके थ्रू चलेगा ये ठीक हो गया। जब ये मसलन कोरोना का ये इशू आया तो सबसे पहले हमारी जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है कोरोना वायरस की पाकिस्तान में, वो हुई है, जो नॉन फैक्ट्स हैं वो ये साबित करते हैं कि ये ईरान से आने वाले ज़ायरीन थे उनके थ्रू हुई है। उस वक्त फिर पीडीएमए ने ये सबसे पहले ये रोल अदा किया कि हमने जब हमें पता चला कि ये होने जा रहा है तो तफ्तान में पीडीएमए बलूचिस्तान ने वहाँ पे एक तफ्तान के बॉर्डर पे अपना एक कैंप लगा दिया, वहाँ पे लोगों को ज़ायरीन को रोकना शुरू कर दिया। फिर उन ज़ायरीन को जो पंजाब के ज़ायरीन थे उनको बलूचिस्तान से पंजाब में लाना, उनको सारी लॉजिस्टिक्स फराहम करना, उसके लिए फिर पीडीएमए ने हर डिवीजनल हेडक्वार्टर के ऊपर क्वारंटाइन कायम किया, एक क्वारंटाइन फैसिलिटी कायम की। सबसे पहले डीजी खान में की, फिर हर मुल्तान, साहिवाल, हर डिवीजनल हेडक्वार्टर है। फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कर दी गई थी कि अगर ये काम बढ़ता है तो वहाँ तक भी अगर जाना पड़े तो हमने ऑलरेडी हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो आइडेंटिफाई कर दी थी, उनके लिए सारी तैयारी मुकम्मल थी, सब कुछ था। तो उनको फिर लाना, इधर रखना, क्वारंटाइन करना, उनमें से फिर कुछ अर्से बाद उनके टेस्ट करा के, टेस्ट करने के बाद जब तक वो बंदा सस्पेक्ट है, वो क्वारंटाइन में है, तो वो पीडीएमए की जिम्मेदारी में आता है। जब उसके बारे में फैसला हो जाता है ना कि आइदर ये नेगेटिव और पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है फिर वो शिफ्ट हो जाता है हॉस्पिटल में, उसके बाद फिर आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ डिपार्टमेंट की स्टार्ट हो जाती है। अभी जो यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर कितने हैं लाहौर में? हमारे यहाँ तो इस वक्त तकरीबन 3-4 चल रहे हैं। और ये चारों आपके अंडर है इस वक्त? हाँ जी, हमारे एक्चुअल तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट पीडीएमए की आइडेंटिफाई करना, किसी जगह पर कोरोना के मरीज को आइडेंटिफाई करना और फिर उसको ला के और उसको वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचाना, जारी बात है बाज़ का लोग बताते नहीं हैं या रेजिस्ट करते हैं, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक तो ये बताएं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, डील कैसे कर रहे हैं? प्रॉब्लम जब तक तो था ना कि ये सिर्फ बाहर का था, लोकल इन्फेस्टेशन शुरू नहीं हुई थी, कोई इन्फेक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, उस वक्त तक हमारे लिए आसान था कि हमें पता होता था कि एक बैच आ रहा है ज़ायरीन का, इसमें इतने उनके नंबर का पता होता था, वो आते थे यहाँ किसी न किसी क्वारंटाइन में उनको रखते थे, फिर कुछ अर्से बाद उनका टेस्ट होता था। उस वक्त इशू नहीं था जब वो हमारे पास हमारे हाथ में थे। मसला स्टार्ट हुआ जब लोकल इन्फेक्शन स्टार्ट हुए ना, उस वक्त मसला कि लोग बताना नहीं चाहते। अब एक साइकोलॉजिकल एक बन गया ना फियर के, एक हवा बना हुआ है कि अगर लोगों को पता चल गया तो एक तो ये सारे मोहल्ले वाले मुझसे फासला रखेंगे, दूसरा इससे भी बढ़कर ये है कि एक ऐसा बना हुआ है कि अगर इंतज़ामिया को पता चला या हेल्थ वालों को पता चला तो वो उठा के ले जाते हैं, वो आपको बंद कर देते हैं, आपके साथ बहुत बुरा सलूक होता है। हाँ, ये परसेप्शन है। हाँ। और फिर खुदा ना खास्ता अगर आपकी डेथ हो जाए तो आपकी डेड बॉडी भी वापस नहीं होती, तो फैमिली वाले भी छुपाते हैं और वो मरीज़ खुद भी छुपाता है और उसकी फैमिली को पता चलता है, वो भी कहते हैं नहीं जी। कई दफ़ा ऐसी मिसालें हैं कि हमें पता, किसी और ने हमें एक रिपोर्ट दी, किसी ने खबर पहुंचाई कि फ़लाँ जगह फ़लाँ मोहल्ले में एक मरीज़ है जो फ़लाँ बाहर से आया था, उसने बताया नहीं लेकिन वो है सस्पेक्ट या वो पॉजिटिव है, लोगों को बता नहीं रहा। फिर हम अपनी टीमें भेजते हैं, 112 को इतला दी, वो जाके उसको ले आए या उसका सैंपल ले आए। फिर उसकी पहले तो होता है ना एक उसकी लोकेशन पता चल जाती है कि इस जगह एक बंदा मौजूद है। उसकी सैंपलिंग के बाद अगर पॉजिटिव हो जाता है तो फिर उसको उठा के ले जाते हैं या उसको सस्पेक्ट को भी उठा के ले जाते हैं। जब तक क्लियर नहीं होता, अगर क्लियर है तो वापस कर देंगे, अगर पॉजिटिव है तो उसको। अच्छा, ये परसेप्शन क्यों बना? देखें बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी आई जहाँ पे क्वारंटाइन में जो लोग थे, उन्हें जो परेशानियां थी उन्होंने की, तो आप नहीं समझते कि कुछ कोताही जो है इधर भी हो गई कि इस तरह का परसेप्शन जो डेवलप हुआ जिससे लोग जो है क्वारंटाइन तो ये है कि वहां जाके सेहत मिलेगी, लोग डर गए कि यार इधर नहीं जाना। कुछ हमारे कौमी मिजाज का हिस्सा है कि हम पाबंदी पसंद नहीं करते। अच्छा। हाँ, क्वारंटाइन में तो क्वारंटाइन का मकसद ये होता है कि आपकी जो मेल जोल है, जो आमद और रफ्ता है, वो महदूद हो जाती है। जब तक आप क्लियर नहीं होते उस वक्त तक
पर्पज़ ही क्वारंटाइन का एक ही पर्पज़ है कि आपका दूसरे के साथ आपका जो है ना फिजिकल कांटेक्ट ख़त्म हो जाए, जब तक आपके बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं हो जाती। या तो आप नेगेटिव हैं, आपको क्लियर करके वापस भेज दिया जाता है, अगर पॉजिटिव है तो अस्पताल पहुंचा देते हैं। वो जो पीरियड है ना, पाबंदी वाला पीरियड, एक जगह पे बैठे रहना है, आपके करीब ही किसी ने नहीं आना, उस चीज़ को हमारे लोग नेगेटिव लेते हैं कि ये तो बहुत बड़ा इलाजा। वो तो नेगेटिव लेते हैं, लेकिन अब देखा फैसिलिटीज ने, जैसे एक्सपो सेंटर लाहौर की बहुत सारी चीज़ें सामने आई, जिसमें शुरू में स्टार्ट में हमने देखा कि वहाँ पे टॉयलेट्स का इशू था, वॉशरूम का इशू था, सफाई का इशू था। तो ये कहीं ना कहीं तो कुछ मिसमैनेजमेंट इस साइड पर भी हुई है। देखिए, ये जब कुदरती आफात आती हैं तो इस तरह हो जाता है, ये नेचुरल सी बात है कि हमें एक पर्पस बिल्ड बिल्डिंग तो हमारे पास थी नहीं, हमने किसी और बिल्डिंग को मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तहत हमने उसको अडॉप्ट किया। ठीक है। वो हो सकता है किसी और इदारे का, किसी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल हो, किसी का वैसे कोई एक कॉलोनी हो, लिविंग कॉलोनी हो, उसमें जो ऑलरेडी हमारे जो सीवरेज के इंतजाम हैं, जो वाशरूम्स बने हुए हैं, वही आए। अब उसको हमने बड़े तरीके से इस्तेमाल करना है। वो जिस किस्से में आते हैं उसको अगर वो प्रॉपर उतना फासला रख के अगर इस्तेमाल करते हैं, वो पाबंदी करते नहीं। हर बंदा चाहता है कि मेरे लिए एक मखसूस हो जाए, बाकियों के लिए कॉमन हो जाए। अगर किसी जगह महदूद हैं, अगर कोई तादाद महदूद है अगर वाशरूम्स की, तो उसको फिर जो इंतज़ामिया बताती है कि इस तरीके से इस्तेमाल करना है, बारी बारी जाएं लेकिन एक वक्फा रखें, तो उसकी वजह से थोड़े इम्प्रेशन पैदा हुआ कि जी ये तो बहुत बुरा हो रहा है, इंतज़ामात नहीं है। ठीक है, ये तो एक अंडरस्टूड है कि हमारे वो अडॉप्टेड बिल्डिंग है, वो पर्पस बिल्ड बिल्डिंग नहीं है। अगर ये कंसेप्ट समझ आ जाए ना, तो अगली बात फिर होती है कि हमने भी उसको अपने आप को अडाप्ट करना है उसकी सिचुएशन के हिसाब से। जो बंदे रह रहे हैं उनको भी थोड़ा समझना चाहिए कि हमने वहाँ रहना कैसे है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि कितना अब ये जो इम्पैक्ट है आपको लगता है कि चूंकि अब लोग मिल रहे हैं और आपस में घुल मिल भी गए हैं और इतना रश है सड़कों के ऊपर, तो वो जो एक खौफ था वो कितने हद तक आपको लगता है कि जो फैला था हमारे यहाँ के जी लाखों लोग मर जाएंगे, उससे हमें निकल आना चाहिए अब? जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी कौम उस खौफ से निकल आई है। जो उनका जो शॉपिंग मॉल में उनका बिहेवियर है ना, वो डिफरेंट है। ज़बानी कलामी वो कहते भी रहे ना, तो जब वो जिस तरीके से वो एक सिचुएशन जो नज़र आ रही है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, इतना रश है, तो ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल निकल आई है। अगर खुदा न खास्ता अगर इसका वो आता है तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा हमारे लिए कि अगर वो फिर अगला जो लॉकडाउन होगा वो बहुत सख्त होगा। अच्छा, ये जो फिगर्स आपके पास अभी तक आई हैं, उसमें हमें बताएं कि इस वक्त उसकी एक्सपेंशन जो हो रही है या उसकी जो स्प्रेड है, कितना आपको नज़र आ रहा है लॉकडाउन का कि जो ईज़ किया है उसकी वजह से? अभी तो फिलहाल इसको इस तरह से डिटरमिन करना तो मुश्किल है कि लॉकडाउन की ईज़ करने की वजह से आ रही है। ये पुरानी जो हमारी एक चल रही थी ना, एक ग्राफ जा रहा है ऊपर, तो उस हिसाब से तो वो उस तरह चल रहा है। तो फौरी तौर पे उसका इम्पैक्ट आता है 14 दिन के बाद, एटलीस्ट 14 दिन। एक आज अगर कोई अमल हुआ है ना, तो वो 14 दिन के बाद उसका रिजल्ट निकला है। अगर किसी को वायरस हुआ है तो हम ये नहीं कहते कि आज लॉकडाउन ख़त्म हुआ है और अगले दिन को डेथ रेट बढ़ गया, तो वो पिछले 14 दिन का असर है, आज का नहीं है। तो ये मीडिया वाले क्या कर रहे हैं? मतलब मीडिया के अंदर मैं रोज़ देखता हूँ कि आज लॉकडाउन खुल गया, 1000 केसेस का इजाफा और 2000 केसेस, इस तरह की बातें आ रही होती हैं। वो कैसे हो जाते हैं? एक तो होता है कि लॉकडाउन का जो असर है ना, वो मैंने जैसे आज किया कि वो कम से कम 14-15 दिन के बाद आप 21 दिन भी लग जाते हैं। अगर तो उसको हिसाब से चलना है, साइंटिफिकली चलना है कि वो फलां एक वाक़या हुआ है, या वो एक किसी जगह स्टैम्पीड हुई है, या इतना रश बढ़ा है, फलां किसी ने विज़िट किया एक शॉपिंग मॉल को, तो उसके बाद कम से कम 21 दिन को तो उसको दें ना, वरना 14 दिन तो लाजमी है। उससे पहले जो यकदम एक बढ़ जाता है ना, उसकी एक और वजह है, हमारी जो टेस्टिंग जो है ना कैपेबिलिटी, वो बढ़ती जा रही है। हर सूबे की हेल्थ डिपार्टमेंट की लेबॉर्ट्रीज़ कुछ अब पहले से निस्बत ज़्यादा उनको टाइम मिल गया है, लोगों ने आना शुरू कर दिया। एक वैसे ही सस्पेक्ट वो कहते हैं चलो तसल्ली के लिए करा लेते हैं। तो जब वो रिज़ल्ट आता है ना, ये जो पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हैं, तो वो अचानक आ जाता है कि हो सकता है रिज़ल्ट रुका हुआ था, पिछले अच्छे एक सैम्पलिंग इकट्ठी हो गई, रिज़ल्ट होल्ड हो गया 2 दिन 3 दिन, यकदम एक दिन रिज़ल्ट रिलीज़ हुआ तो उस दिन पॉजिटिव की तादाद ऊपर चढ़ गई। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने बताया कि ये इस तरह रिजल्ट बढ़ जाता है, लेकिन अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, ये थोड़ा सा बताएं कि कहा यही जा रहा है कि ये जो आप कोरोना टेस्ट करवाते हैं, इसमें एरर के चांसेस 30% है। तो किसी टेस्ट में अगर 30% हो जाए तो बहुत बड़ा चांसेस हैं।
और उसकी तो बिल्कुल फादियत ही मशकूक हो जाती है ना कि देखें अगर मुझे एक लेबॉर्ट्री कह रही है मुझे पॉजिटिव है, दूसरी कह रही है नेगेटिव है, तो फिर आप कैसे असेस करते हैं उसको? ये बात तो है, जो मार्जिन ऑफ एरर है वो तो मौजूद है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह है। उसकी आगे कुछ रीजंस हैं कि सैम्पलिंग, जो सैंपल टेकिंग जो टेक्निक्स हैं, वो जो बंदा जो टेक्नीशियन आपका सैंपल लेने गया है, हो सकता है पहला एरर तो उससे भी हो सकता है कि उसने जो टेस्ट लेना था, जो आपका सैंपल लेना था, चाहे उसकी आपकी नेजल सिक्रेशन थी या आपका सलाइवा था या जो भी था, उसमें उस वक़्त आपकी कैफियत उस तरह की जिस डेप्थ में जाके उसको लेना चाहिए था, उसमें थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे हो गया ना तो उसका रिज़ल्ट डिफरेंट आएगा। एक तो उस बंदे की अपनी, जिसका जो बंदा टेस्ट दे रहा है, जिसका सैंपल लिया जा रहा है, उसकी अपनी कैफियत घंटों में, दिनों में आगे पीछे होती रहती है, चेंज होती रहती है। डिपेंड करता है कि किस कैफियत में था उस वक्त बंदा जब उसका टेस्ट लिया गया है, और टेस्ट लेने, वो जो सैंपल लेने वाला टेक्नीशियन कितना माहिर था। अच्छा, एक टेस्ट जो है उसको कितना टाइम लगता है आने में? इस वक्त आपकी कैपेसिटी क्या है? मसलन आज किसी पेशेंट का आपने टेस्ट किया है तो उसकी जो जनरल जो है रेशो अगर मैं बात करूँ तो कितने टाइम में आ जाता है? 48 आवर्स चाहिए होते हैं। 48 आवर्स चाहिए होते हैं तब वो आ जाता है आपके पास, इतनी कैपेसिटी हो। जी। अच्छा, एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि जी वो टेस्ट कम हो रहे हैं, अगर हो जाए लोगों के ज़्यादा तो तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये भी इसमें भी किसी हद तक सदाकत है कि अगर जिस तरह हमें नहीं पता कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो इनमें से कितने कैरियर हैं, वायरस के कैरियर हैं, तो ये टेस्ट होता है तो पता चलता है ना, वरना अदरवाइज जब तक टेस्ट सामने नहीं आता तो हर बंदा अपने आप को क्लियर समझ रहा है। अच्छा, कहा यही जा रहा है कि ये भी फ्लू की एक ही किस्म है, और फ्लू से तकरीबन कोई 8-10 लाख लोग जो हैं हर साल मर जाते हैं, और वो भी ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका के अंदर है, कोई वेदर उनके वहाँ के डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, हम फ्लू को कुछ समझते नहीं। अगर यहाँ किसी को हो भी गया है तो अभी तक की भी जितनी भी रेशो है वो अगर हज़ारों में भी लोग हैं तो उनकी रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, 98% आपका रिकवरी रेट है। 1000 के राउंड अबाउट ये फिगर है कि जी डेथ्स हो चुकी है। उसमें भी लोग कुछ शक करते हैं कि पता नहीं कोरोना था नहीं था। तो इस फिगर्स के साथ आपको क्या लगता है कि इसका जो लॉकडाउन है ईद के बाद, इसको मज़ीद लॉकडाउन में जाना पड़ेगा या फिर अब ये जो हमने कंटिन्यू सिलसिला कर दिया ये इसी तरह खुला रहेगा? ये जितने भी रिजल्ट आते जा रहे हैं ना, तो इनका एनालिसिस भी होता जा रहा है। लॉकडाउन ईद के बाद तक हमें एक जो लॉकडाउन ईज होने के बाद का जो इम्पैक्ट है ना, वो तब तक इतना पीरियड गुजर चुका होगा कि हम कह सकें कि ये लॉकडाउन की वजह से ऐसा हुआ है। अभी फौरी तौर पे हम दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें दिन भी नहीं कह सकते कि लॉकडाउन, यानी 10-12 रोज तक लॉकडाउन का या इम्पैक्ट आना, ये जो मीडिया में आ रहा है लॉकडाउन खोलने से नहीं कह सकते कि वो कम से कम 14 दिन, 15 दिन कम से कम वो टाइम चाहिए ताकि फिर पता चलेगा कि लॉकडाउन की वजह से ये जो इसमें स्प्रेड आया है उसकी वजह से आ जाए। तो फिर अगला काम, फिर जो एक्सपर्ट ओपिनियन आएगी उसके हिसाब से देखा जाएगा कि गवर्नमेंट को फैसला करना होगा कि अगर इसको फर्दर इसको स्ट्रिक्टली फिर लॉकडाउन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को इम्पोज किया जाए। अगर वो लगता है कि नहीं ये वैसे ही एक चल रहा है तो पूरी दुनिया इस वक्त जा रही है ईज आउट की तरफ, फिर हम भी चलते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये एक प्रेशर अगर लोग ज़्यादा होते हैं तो क्या यही जा रहा है कि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो इसको कैटर नहीं कर सकेंगी, तो इससे वह कि लोग घरों में क्वारंटाइन हो जाएं या उसके लिए कर लिया जाए। तो एक तो ये डिसीजन किस तनाजुर में लिया गया, दूसरा इसके लिए क्या क्या आप समझते हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि जो किए बगैर आप घर में क्वारंटाइन नहीं हो सकते? दोनों बातें दुरुस्त हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें देखना होगा, और उसमें ये, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी इसको कोप करने की, अगर उस हद तक स्प्रेड आता है तो वो सबको पेशेंट्स को नहीं कर सकेंगी मैनेज। और उसके साथ ये भी है, एक तो हो गया ना गवर्नमेंट वाली साइड पे, ये एक हकायक को तस्लीम करने वाली बात है। दूसरी साइड ये है कि हमारी अपनी जो हमारी पब्लिक है वो भी अस्पताल नहीं जाना चाहती, वो वार्ड में नहीं रहना चाहती, वो खाइफ है कि वहाँ रहने से पता नहीं क्या होगा। वो कहते हैं कि हो सकता है ना हो तो वहाँ जाके और हो जाएगा। तो उससे उस खौफ को दूर करने के लिए उसकी एक मैनेजमेंट का एक और हल निकाला गया इस तरीके से कि जी चलो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आपके पास, उसके लिए भी फिर वो कुछ कंडीशंस हैं। ऐसे नहीं है कि हर बंदा सेल्फ आइसोलेशन। मोटी कंडीशंस क्या है? मोटी ये है कि अगर वो अपने घर में रह सकता है कि उसमें घर में इतनी उसकी गुंजाइश, उसकी कैपेसिटी है कि वो बंदा अपने आप को उस जो डिस्टेंसिंग है, आइसोलेशन है, उसका अरेंज कर सकता है। अगर एक ही कमरे में पहले, एक छोटे से घर में पहले भी 10-12 बंदे रह रहे हैं तो आइसोलेशन का तो वहाँ पर वो जो द वेरी पर्पस इज डिफीटेड,
वहाँ कैसे आइसोलेशन होगी? तो उसके लिए तो लाजमी है कि वो जाए, हॉस्पिटल में जाए, क्वारंटाइन में जाए, जहाँ भी जाए। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसे लोग जिनके पास फैसिलिटी है, एक कमरा स्पेयर कर सकते हैं अपने पेशेंट के लिए, उसके साथ एक तो कमरा स्पेयर करना, उस कमरे में अंदर उसके साथ अलहदा से वाशरूम होना चाहिए, उसको बाहर ना निकलना पड़े और बाहर वालों को अंदर ना जाना पड़े, उसी वाशरूम के लिए इस्तेमाल, एक ही वाशरूम है, पूरी फैमिली यूज़ करती है, तो फिर तो वो नहीं हो सकेगा। अगर वो स्पेयर कर सकते हैं इतनी फैसिलिटी तो फिर तो ठीक है। फिर एक तो फैसिलिटी होना, दूसरा एटीट्यूड होना, ये बड़ा ज़रूरी है। एप्टीट्यूड होना कि ठीक है जी, हमारा पेशेंट है, हमारा रिलेटिव है, हमारा अजीज़ है, लेकिन हमने मिलना नहीं है। खाना उसको दे दें, उसको नाक करें, खाना रखें और वापस आ जाएं। वो बर्तन बाहर खामोशी से दरवाज़ा खोल के रखे और इन्हें हो जाए। अगर इतनी प्रोटोकॉल वो ऑब्जर्व कर सकते हैं तो अच्छी बात है। फिर तो बेहतर है, स्टेट के ऊपर एक बर्डन नहीं आएगा, जो हमारी स्टेट रन इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा और उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन होगी कि उनका बंदा उनकी नज़रों के सामने आए। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपका डिपार्टमेंट है, रेस्क्यू 1112 है, पुलिस है, और चूँकि आमतौर पे जब डिज़ास्टर्स सिचुएशन डेवलप होती है तो ये डिपार्टमेंट जाते हैं, आपको मौके पे नज़र आते हैं। आपका डिपार्टमेंट ऐसा चुसना नज़र नहीं आता ग्राउंड के ऊपर, उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजह यह है कि हम एग्जीक्यूटिंग एजेंसी नहीं है, हम कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी हैं। हमारे अपने डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर वही हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, पुलिस वही है जो पुलिस डिपार्टमेंट की है, वो हमारा बाजू है, वो हमारे आर्म है। वो जो एग्जीक्यूशन हो रही है उसके पीछे प्लानिंग में, उसके डिसीजन मेकिंग में, उस सारी कोऑर्डिनेशन में पीडीएम में शामिल होता है। लेकिन फील्ड में ऑन ग्राउंड तो वही बंदा नज़र आएगा ना जो को काम कर रहा होगा उस डिपार्टमेंट का। हाँ जी, जो क्योंकि काम ही पुलिस का है, क्योंकि काम ही डॉक्टर का है, तो वहाँ वो नज़र नहीं आ रहा। जहाँ कहीं हमारी विजिबिलिटी ज़रूरी होती है वहाँ हम नज़र आते हैं, अदरवाइज़ हमारी वहाँ खामखा अपने आप को एक विजिबल बनाने के लिए एक मसनूई किस्म की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो हम कर रहे हैं वो तो जो डिपार्टमेंट है वो भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है। जी नाज़रीन, बड़े खूबसूरत मैसेज के साथ जो कि तारिक साहब ने दिया कि जनाब हमें अपना रोल अदा करना चाहिए। हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और वाकई हमें अपना रोल अदा करना चाहिए, लेकिन वो रोल जो मस्बत रोल है, सोसाइटी की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपनी मेज़बान हसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।